बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंजीनियर यासर गिलानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 1 to 1। नाज़रीन इकराम, आज है 21 अक्टूबर 2024, पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन। बिल्कुल स्याह दिन मैं कहूँगा इसीलिए क्योंकि आज के रोज़ पार्लियामेंट से एक हमला किया गया है आज़ाद अदलिया के ऊपर, और जो डेमोक्रेसी की एक सही मानों में उसकी जो इसेंस होती है, जो उसका सही एक मफहूम होता है, या जो उसने जिस तरह से काम करना होता है, आज उसकी स्पिरिट को ख़त्म कर दिया गया है। एक जो सिस्टम है इसके अंदर अदलिया बिल्कुल एक आज़ाद इदारे के तौर पे काम करती है, और जिसमें एग्जेक्टिव का यानी इंतज़ामिया का, हुकूमत का उसके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती है। अगर अदलिया के ऊपर भी हुकूमत की ज़ोर और ज़बरदस्ती होगी तो फिर अदलिया आज़ाद नहीं होगी, हुकूमत का एक ज़ैली इदारा बन के रह जाएगी। और आज बदकिस्मती से रात के अंधेरे में, रात की तारीकी में, तकरीबन 3 बजे के करीब सारी रात ये इजलास जारी रहा। 20 को शुरू होने वाला इजलास 21 की सुबह तक भी चलता रहा, और ये मिडनाइट में, रात की तारीकी में जो डाका डाला गया है पाकिस्तान के अवाम के जो हक के ऊपर, और वो हक क्या है? इंसाफ का हक है। ये बहुत बड़ा डाका डाला गया है, और इस डाके में इस दफ़ा कोई और मुलव्वस नहीं, बज़ाहिर सामने आके जमहूरी कुव्वतों ने, बल्कि मैं तो जमहूरी कुव्वतें नहीं कहूँगा, कठपुतलियों ने आके काम किया है। और आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर कोई भी कानून, कोई भी ज़ाब्ता जिसे जबर से, जुल्म से मनवाया जाए, वो कभी कामयाब नहीं होते। सारी दुनिया ने देखा है ये जिस तरह से ये आईनी तरमीम हुई, उसकी मैं सिर्फ चंद खदोखाल आपके सामने रखना चाहूँगा। शुरू में जब एक ड्राफ्ट आया और उस ड्राफ्ट में कहा गया कि इसमें 55 या 56 इसके अंदर कुछ शिके हैं, और ये हम ड्राफ्ट लेके आएंगे जिसमें और भी ख़तरनाक चीज़ें थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रद्द-ए-अमल से डरते हुए हमारे जो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब हैं उनके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी गई, उनसे मुलाकात की पाबंदी लगा दी गई, उन तक किसी किस्म की अखबार की, टीवी की रसाई नहीं दी गई, उनकी सेल की बिजली बंद कर दी गई ताकि उनको भी तोड़ा जा सके। और यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बड़े जुल्म सतम किए गए। 9 मई के बाद जो एक प्रोटेस्ट था, 4 मई को इस्लामाबाद में डी चौक में हुआ, या उसके बाद 5 को जो लाहौर में था उसमें जो हुआ, इन दोनों प्रोटेस्ट में पिंडी के अंदर भी 5-6 थानों के अंदर 780A की बड़ी ख़तरनाक FIR दे दी गई, और लाहौर में भी बड़ी ख़तरनाक FIR दे दी गई। और अब जो कोई भी पकड़ा जाएगा या पकड़ा जाता है, अभी 2 दिन पहले कुछ लोग पकड़े गए लाहौर से, उनको उसी FIR में डाल दिए गए। तो खैर ये पहले से ही चल रहा था, लेकिन पहले भी कौन सा कानून था? मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि कानून था कौन सा पहले भी। 90 दिन में इलेक्शन होने थे, नहीं हुए। इमरान खान साहब के ऊपर 200 के करीब केसेस बना दिए गए हैं, अब सबके सामने है। 9 मई के केसेस में जो ऊपर खड़े होकर नारे लगाते हैं, अगर वो बीवे बच्चे बन के मान लेते हैं कि जी हम आपके साथ हैं, उन पर कोई केस नहीं है। खदीजा शाह नीचे बैठी होती है आराम से गाड़ी में, उसके ऊपर केसेस हैं, वो जेलें भुगतती है। तो पहले भी कोई कानून तो था नहीं, लेकिन अब बाकायदा तौर पर लाइसेंस टू किल मिल गया है। अब इन जो कवानीन बनाए हैं, इनमें अदलिया को बुनियादी तौर पर टारगेट कर लिया गया है। मैं पिछले 2-3 वीलॉग में बार बार ये कहता रहा, आज सलमान राजा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसका नुक्ता आगाज़ बुनियादी तौर पे इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जो 6 जजेस ने जो ख़त लिखा था, और उन्होंने जो कहा कि हमें खुफिया एजेंसीज के लोग और मुख्तलिफ के लोग किस तरह से प्रेशराइज करते हैं, हमारे कमरों के अंदर, बेडरूम्स में कैमरे लगाए जाते हैं। तो ये वहाँ से आगाज़ हुआ कि इनकी ये जरूरत, इनकी ये मिजाज कि ये हमारे ऊपर इस तरह से लेटर लिखें और हमें चैलेंज करें, हमारी इस ताकत को चैलेंज करें, क्योंकि हम तो जहाँ चाहते हैं, जो चाहते हैं वो हासिल कर लेते हैं। 9 अप्रैल को भी उन्होंने हासिल किया, जिस तरह से भेड़ बकरी लगा के उस वक़्त के सिंध हाउस के अंदर मंडी लगी थी, और वहाँ पे MNAs और MPs को तोड़ के लोटे बनाया गया, और इस दफ़ा कम तादाद में लोटे बने, लेकिन फिर भी लोटे बनाए गए, और उसमें पूरी की पूरी सहूलतकारी की काजी फायज़ ईसा ने। कि मैं बार बार कहता चला आ रहा हूँ, ये एक बिल्कुल फिक्स्ड मैच था जिसमें मौजूदा जो चीफ जस्टिस आज के हैं, जिनको कल सही तौर पे कहा बैरिस्टर गौहर ने कि लोग जस्टिस मुनीर को भूल जाएंगे, काजी को याद रखेंगे कि कितना बदनुमा दाग छोड़ के गए हैं इंसाफ के इस इदारे के ऊपर। तो काजी फायज़ ईसा ने गवर्नमेंट के साथ मिल के बाहम एक होकर ये मैच खेला। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर काजी फायज़ ईसा थे, 2 सीनियर जजेस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर ने बेंच बनाने थे। बेंच में अक्सरियत काजी के मतलब के लोगों की नहीं थी। इसने फौरन जाके बात की
पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट से एक सादा अक्सरियत से एक्ट बना कि प्रोसीजर एक्ट चेंज किया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, और एक सीनियर जज और एक काजी अपनी मर्जी का जज डाल दिया चीफ जस्टिस ने, और अपनी मर्जी का जज डाल के अक्सरियत लेके बेंच बनाए। उस बेंच में 63 लगाया, 63 में अपनी मर्जी के बेंच के फैसला देते हुए गवर्नमेंट को खुली छूट दी थी कि आप हार्स ट्रेडिंग करें, आप लोगों की खरीदो फरोख्त करें। और फिर इदारों ने जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ज़दोकोब किया, उनकी फैमिलीज़ को परेशान किया। अब बहुत सारी दास्तानें हैं, मुबीन आरिफ जट की मैं बात करता हूँ, उसका बिजनेस तबाह कर दिया गया। फयाज चचरा जो हमारे MNA हैं, उनके बेटे को पकड़ के वीडियो दिखाई गई, उनके गोश्त, सीने से गोश्त प्लास के साथ खींचते रहे, बाल खींचते रहे, नोचते रहे, उसकी वालदा को वीडियो दिखाते रहे, लेकिन वो डटे रहे। इस तरह से और बहुत सारे लोग हैं। आदिल बाज़ई का नाम ना लिया जाए तो ज़्यादती होगी। बलोचिस्तान में उसके प्लाजे तक गिरा दिए गए। 2 MNAs ऐसे थे जिन्हें जीते लोग इमरान खान का नाम लेके आए, लेकिन शुरू में जब नंबर गेम करनी थी, आदिल बाज़ई का जमा करवा दिया गया। ये एफिडेविट है PTI PMLN के नाम से, और चौधरी इलियास का गुजरात वाले से वो करवा दिया गया काफली के नाम से। वैसे तो काफली वाले भी तीसरे नंबर पे आने वाले जीते हुए हैं। कितने शर्म की बात है कि वो शख्स जो कि डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारा हुआ है, रात को वो वहाँ बैठ के गिला कर रहा था। ये सारे के सारे हारे हुए लोग फॉर्म 45 के ऊपर ये अवाम से हारे हैं, लेकिन कानून तो है ही नहीं, और कानून में ये किया कि इन्होंने फॉर्म 47 पे जिता दिया। तो आज अवाम के जो असल नुमाइंदे हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, जो अवाम के वोट पे डाका डालने वाले डाकू और चोर हैं, वो असम्बली में बैठ के इस तरह के ड्रैकोनियन लॉज को पास कर रहे हैं, इस तरह के स्याह कवानीन को पास कर रहे हैं। और ये वजह तौर पर पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक सियारात है, क्योंकि फिर भी अगर कहीं से कोई उम्मीद निकलती थी, कहीं से कोई उम्मीद की किरण थी, कहीं से कोई रोशनी नजर आती थी, कहीं कोई इंसाफ की तवक्को थी, तो वो हमें अदलिया से थी। लेकिन अब तो अदलिया को बाकायदा तौर पर महकूम कर दिया गया है। यानी अदलिया के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के लिए जो कमेटी बनाई है, वो पार्लियामान की कमेटी बना दिया है कि 8 मेंबर्स होंगे कौमी असम्बली से और 4 मेंबर्स होंगे सेनेट से, और वो मेंबर्स हैं कौमी असम्बली के अंदर जिसकी जितनी सीटें हैं मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से वो लोगों की नुमाइंदगी होगी, और फिर वो चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर देंगे। यानी चीफ जस्टिस अब हुकूमती अक्सरियत है, तो सीधी सी बात है कि चीफ जस्टिस अब हुकूमत जिसको चाहेगी उसका होगा। ये बड़ी क्लैरिटी से बात आ गई, यानी अदलिया अब हुकूमत के ताबे आ गई है। ये जो काम था, ये जिसको हम कहते हैं कि एक महकूम अदलिया होगी। तो जब चीफ जस्टिस इनकी मर्जी का होगा, उससे जो मर्जी सेटलमेंट करके जो फैसले करवाएंगे, और उसके बाद जिस जजेस को निकालने का, उनको कहते हैं कि बड़ा लफ्ज बोल रहे हैं परफॉर्मेंस वैल्यूएशन। अब अपनी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन तो कर ले, अब अपना पहले ऑर्डर तो करवा ले। 45 से 47 का 180 दिनों में होना था, उसमें भी काजी फाजिल ने आपकी मुकम्मल शोहरतकारी करते हुए पहले रोके रखा ट्रिब्यूनल्स के नाम। जो चीफ जस्टिस शहजाद अली खान ने 8 नाम दिए, आपने वो रिजेक्ट कर दिए, काजी के पास केस लेके गए, काजी फाजिल ने फिर सहूलतकारी की। मीनवाइल आपने एक्ट पास किया कि रिटायर्ड जज भी लगाए जा सकते हैं, और फिर इलेक्शन कमीशन को भेजा कि जाओ जो मर्जी करो, जिसको मर्जी जजेस लगा दो, और वहाँ पर भी रिटायर्ड जजेस को भी लगा दिया गया। कुछ हाजिर सर्विस जजेस भी हैं। मेरा केस 24 को लगा हुआ है उस्मान बुखारी के खामन समीउल्लाह खान के पास। इंशाल्लाह हम कोशिश तो पूरी करेंगे और पूरी जंग लड़ेंगे इंशाल्लाह, और आवाम को बताएंगे। और अब ये जंग अदालतों में भी होगी, हल्कों में भी होगी, सड़कों पे भी होगी, हर जगह पे हमें निकलना पड़ेगा। तो ये पूरी की पूरी सहूलतकारी थी। इस सारे प्रोसेस में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने काफ़ी किरदार अदा किया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उनके साथ इंगेज रही। ये एक अच्छी चीज़ है, सियासतदानों को आपस में इंगेज होना चाहिए। लेकिन उसका नटशल ये है, मौलाना खुद अपने तौर पे ये कहते हैं कि मैंने वो जो काला सांप था उसके दांत निकाल दिए हैं। यानी 56 के करीब तरमीम थी, तो अब 22 के करीब रह गई हैं। तो ठीक है, इसे उर्फ़े आम में यूँ कहना चाहिए कि मौलाना साहब ने PTI को मौत दिखा के तो बीमारी पे या मजदूरी पे रजामंद की है कि इधर तो सडन मौत है और चलो ये नहीं तो ये वाली चीज़ कर ले। कुछ इस तरह का उन्होंने किरदार अदा किया। बहुत सारे लोग इस पर तनकीद भी कर रहे हैं। इमरान रियाज ने तो ये कहा कि ये जो दांत निकाले हैं ये सांप काले सांप के नहीं बल्कि अदलिया के दांत निकाल के अदलिया को टूथलेस कर दिया है, अदलिया को महकूम बना दिया है, अदलिया सिर्फ अब बूट चाटेगी हुकूमत की। तो इस तरह से इन्होंने काम किया है। एक और इसके अमेंडमेंट के अंदर इन्होंने कमेटी बनाई है, जैसे मैंने बताया परफॉर्मेंस वैल्यूएशन की, उसमें भी इन्होंने इस तरह से उसकी कंपोजिशन बनाई है कि हुकूमती लोग ज़्यादा हैं,
चीफ जस्टिस इनका पहले से अपना लगाया हुआ होगा, एक चीफ जस्टिस है, 2 सीनियर मोस्ट जजेस इसके अंदर हैं, फिर 2 चीफ जस्टिस साहबान हैं सीनियर जो हाई कोर्ट्स के, वो भी इन्होंने जो पहले मैंने बताया पार्लियामेंट से लगाए हुए इनके अपने होंगे, तो वो भी इनके अपने होंगे जो गवर्नमेंट के ताबे होंगे वो। उसके बाद वजीर कानून इनका अपना, अटॉर्नी जनरल इनका अपना, गवर्नमेंट का ही होता है। और 4 मेंबर्स इन्होंने कर दिए कि जो पार्लियामान से होंगे, जिसमें 2 अपोजिशन के और 2 होंगे गवर्नमेंट बेंचेस से, इसमें भी 2 इनके आगे तो आगे, और 1 मेंबर फिर इन्होंने टेक्नोक्रेट रखा है कि जो बन सकता है, टेक्नोक्रेट बनने की सलाहियत है, वो खातून मेंबर या अक़लियत मेंबर है, वो कौमी असम्बली का स्पीकर उसे नॉमिनेट करेगा। तो उसके अंदर भी इन्होंने एक्सपीरियत ले ली ताकि जो कोई जज बात करेगा, जिसे वो कहते हैं ना ये बोलता है इसे उठा लो, तो जो भी जज बोलेगा, जो भी जज इनकी मर्जी के बगैर फैसला देगा, उसकी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन बनाएंगे कि ये बदतमीज़ है, ये बोलता है, इसको तो फारग करो, उसको घर भेज दिया जाएगा। तो ये जो कवानीन है, इस तरह से ये काले कवानीन बनाए गए हैं। इस सारे प्रोसेस के अंदर जिस तरह से लोगों को अगवा किया गया, सेनेट के अंदर जब कार्रवाई हुई तो उसके अंदर अलामा राजा नासिर अब्बास ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की। उन्होंने कहा कि सेनेटर अख्तर जान अभी आए हुए थे और वो ढूंढ रहे थे कि उनके 2, अख्तर जान जो हेड MNA हैं, वो अपने 2 सेनेटर्स को ढूंढ रहे थे और उनके 2 सेनेटर्स को अगवा करके पार्लियामानी पार्टी के लीडर की मर्जी के बगैर वोट दिलवा दिया गया। अख्तर जान मैंगल ने उनको इस्तीफे का कहा कि नहीं तो अदरवाइज उनकी सीट खाली करवाने का वो प्रोसेस करेंगे। वैसे तो काजी ने इजाज़त दी हुई है, लेकिन मीनवाइल उसी 63 डे को बहाना बना के आज आदिल बाज़ई जो बलोचिस्तान से नौजवान MNA है, वो इनके ट्रैप में नहीं आया, जिसने वोट नहीं दिया, इनकार किया और हक के साथ खड़ा रहा, आज उसको डीसीट करने का स्पीकर ने फ़ौरन से नेशनल असम्बली के सेक्रेटेरिएट ने लेटर लिख दिया इलेक्शन कमीशन को कि उसको फारग किया जाए। जो नहीं मानता उसको फारग कर दें, जो मानता है उसको मंडी लगी है, उसको लाखों करोड़ों अरबों, लाखों की तो बात ही नहीं है, करोड़ों अरबों रुपए दिए गए हैं। लेकिन इस असना में बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ भी डाली गई, बहुत सारे लोगों को असम्बली के फ्लोर पे ले आए, जिसमें 5 MNAs हैं जिनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वो 5 MNAs हैं जो बाकायदा तौर पे असम्बली के बेंच में आके बैठ के, गवर्नमेंट के बेंच पे बैठ के, जिन्होंने इन तरामीम के हक़ में वोट दिया, PTI के ख़िलाफ़ वोट दिया, जो बाकायदा तौर पर लोटे डिक्लेयर हुए, जिन्होंने इमरान खान के मैंडेट से बगावत की, जिन्होंने लोगों के वोटों से धोखा किया, और ये सारे के सारे लोग उधर चले गए हैं। इसी तरह से कहा जा रहा है कि 4 और लोग भी थे, वो बैकअप में रखे हुए थे, उन लोगों की वजाहतें भी आ रही हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में वो बच सकते हैं, चाहे जैन महमूद कुरैशी हो, चाहे हो कि अगर वो सही मानों में सच अवाम के सामने रख दें, इतने दिनों से वो कहाँ थे, क्या क्या उनके साथ हुआ। जब सच बोलेंगे तो शायद कोई रास्ता निकलेगा, अगर सच नहीं बोलेंगे तो बदकिस्मती से सारे पर्दे चाक हो चुके हैं, वो भी उसी फहरिस्त में खड़े होने जा रहे हैं कि जिन्होंने गद्दारी की है अवाम के मैंडेट से, इमरान खान के मैंडेट से। इसी तरह से जब सेनेट का इजलास हुआ तो सेनेटर अली ज़फ़र ने बड़ी पुरमगज़ तकरीर की, बड़ी तफसील से बताया कि ये किस किस तरह से ये ताबे किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को, हर एक चीज़ खोल के वाज़े की, और बड़ा बेहतरीन खिताब था। लेकिन जाहिर है जो लोग ताकत के नशे पे, जिन्होंने बज़ोर ताकत जिन्होंने ये फ़ैसले किए हैं, उनके कहते हैं कि कान पे कोई जूं नहीं रेंगी है। इसी तरह से जब कौमी असम्बली में स्पीचेस हुई, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इंतहाई शर्मनाक तरीके से जिस तरह से इसका क्रेडिट लिया और कोशिश की, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा शर्मनाक किरदार इस पूरी तरमीम के अंदर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का है। बल्कि एक मौके पर तो यहाँ तक है कि आप उनका ये क्लिप देखिए, बिलावल साहब कह रहे हैं कि और कितनी शैतानी वाले चेहरे के साथ, शैतानी मुस्कुराहट के साथ, कि बाप को कैसे भूल सकता हूँ, सबसे बड़ा किरदार बाप का है। ये आप खुद सुन लीजिए किस तरह से वो कह रहे हैं। बाप को कैसे भूल सकते हैं, बाप के बगैर ये काम ही नहीं हो सकता था। और इसी तरह से उसके बाद फैसल गौड़ा ने, हामिद मीर ने जो कमेंट किया उनके प्रोग्राम में, कहा उसने कहा जी इसमें फजल रहमान का और बिलावल भुट्टो साहब का बड़ा किरदार है। तो उसने कहा किरदार तो बाप का है, बाकी मैं किसी का नहीं जानता, असल किरदार बाप का है। तो ये खुद लोग जो कि खुद उछल कूद कर रहे थे, जो खुद कठपुतलियाँ बने हुए थे, फ्रंट पे थे, मोरे थे, वो खुद कह रहे हैं कि इसके अंदर किरदार बाप का है, और वो सब समझते हैं। यानी ये खुद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये सारा कुछ उनका किया जरा, उन्होंने करवाया, तो हम तो आगे उनके आगे सरनगू किए हुए हैं। तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि बज़ाहिर ये लोग अपने आप को जमहूरी होने का कहते हैं, अपना फेस मास्क जमहूरियत का लगाते हैं, लेकिन बदतरीन डिक्टेटर से भी बुरे हैं, और डिक्टेटर के पीछे से पाँव जो है वो जूते साफ़ करने वाले लोग हैं। उमर अयूब ने कौमी असम्बली के अंदर पूरी तफसील बताई
एक एक बंदे का नाम लिया कि जो जो जुल्म हुआ, जिस तरह से लोगों को यहाँ पे परेशान किया गया, उनकी बहू बेटियों को उठाया गया, उनको वोट हासिल करने के लिए जो जो काम किए गए, वो जुल्मों से तो वहाँ पे आश्कार किए। लेकिन फिर वहाँ पे वो भेड़ बकरियाँ थी, वहाँ पे तो वो 17 लोग जो जीते हुए थे, बाकी सारे हारे हुए थे, जो खुद फार्म 47 पे अवाम के वोट पे डाका डाल के आए हैं, तो वो क्या इन तकरीरों से मरगूब होते। और फिर मैं कहता हूँ कि अगर आप बैरिस्टर गौहर का, इनके बारे में सब लोग कहते हैं कि बड़े धीमे मिजाज के हैं, अगर आपने उनकी तकरीर नहीं सुनी तो फिर आपने कुछ नहीं सुना। पाकिस्तान की आजाद अदलिया को हुकूमत नुमाइंदगान ने तनकीद का निशाना बनाया है। इतनी तनकीद कभी हिस्ट्री में इन लोगों ने इंडिया, मोदी और कलभूषण यादव पे नहीं की, जिन्होंने अपने आज आजाद अदलिया पे की है। जनाब स्पीकर, मैं मियां साहब को एक चीज रिमाइंड कराऊंगा। मियां साहब, हिस्ट्री में जब से ये ईवान बना है, तीसरी मर्तबा आप इस ईवान में आए, आज पहली मर्तबा बोला है, और आज आपने पाकिस्तान की आजाद अदलिया की ये शेर पढ़ के आपने तौहीन की है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। मियां साहब बताओ, वकीलों वाला काला कोट काली काटी टाई पहन के क्या सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं गए थे? सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होके मेमोगेट गेट तू नहीं बनवा रहा था? मियां साहब बताओ, वो मेमोगेट कमीशन किसने बनवाया था? मियां साहब गए थे। वो मियां साहब अपने काला कोट काली टाई पहन के मियां साहब ने केसरगू किया था, और वो कमीशन वो बनवाया था जिसका सरबराह काजी फायजीसा था। जनाब स्पीकर, जिस तरीके से उन्होंने मियां नवाज शरीफ के ऊपर अटैक किया और राइटली अटैक किया, और फिर पूरे कानूनी पॉइंट्स बताए कि सेनेट मौजूद नहीं है। ये वो सेनेट है जिसके अंदर आपने केपी से नुमाइंदगी नहीं आने दी, क्योंकि अगर केपी के लोग होते तो आप कानून पास ही नहीं कर सकते। लिहाजा डंडा का जोर है, आपकी हुकूमत है, कानून पहले ही नहीं है, आपने नहीं बनने दिए, वहाँ का इलेक्शन ही नहीं होने दिया। तो ये है कि पहले कौन सा कानून था? 90 दिन में इलेक्शन थे, वो भी नहीं हुए। केपी में सेनेट का इलेक्शन था, वो भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद मखसूस नशिस्तों का फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, आप वो भी नहीं मान रहे हैं, तो कानून तो पहले भी नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि कौमी असम्बली के अंदर भी खवातीन की सीटें जो हैं वो मुकम्मल नहीं हैं, हाउस मुकम्मल नहीं है, तो फिर भी आपने ये फैसला कर दिया। तो वो सारी लॉजिक्स दी, और लेकिन उसके बावजूद भी ये सब लोग जो है इन्होंने ये कवानीन पास किए रात के अंधेरे में। इन लोगों ने पाकिस्तान के लोगों के अंदर मायूसी फैलाने की बात की है। उन्होंने कहा है कि पहले भी हम जो चाहते थे करते थे, लेकिन अब तो हमारे पास कवानीन है, अब किधर जाओगे? अपनी फरियाद लेके कहाँ जाओगे? अपनी अर्जी लेके किधर जाओगे? किस जज के पास जाओगे? वो जज भी हमारा लगाया हुआ होगा, वो जज भी उसको अगर फैसला गलत भी करेगा, उसी जज को हम बदतमीजी के ज़ुमरे में डाल के, उसकी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन में डाल के उसको फारग भी कर देंगे। तो इन्होंने तो पूरे के पूरे अदारे को महकूम कर दिया है। पूरी दुनिया के अंदर कानून है, और इस्लाम के अंदर भी ये बड़ा वाज़ेह है कि आप इंसाफ के साथ आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में बार बार कहता है, जाओ और जाके इंसाफ कायम करो। आज उस इंसाफ को जो कि कायम हो रहा था, नज़र आ रहा था, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। इन्होंने इंसाफ को काबू कर लिया, इंसाफ को महकूम कर लिया, इंसाफ को ग़ुलाम बना लिया। तो ये मुल्क इस तरह से तरक्की नहीं कर सकता। इन कवानीन के होते हुए मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ कि एक मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आज अली मीन गंडापुर ने केपी असम्बली में कहा कि अगर आपने सीनियर मोस्ट चीफ को चीफ जस्टिस ना बनाया, और फिर हम सड़कों पर भी निकलेंगे, भरपूर एहतजाज करेंगे, और यही एक ऑप्शन है। सलमान अकरम राजा ने भी पाकिस्तानी अवाम को कहा कि पाकिस्तानी अवाम को भी निकलना होगा। हम अदालतों से हम कोशिश तो करेंगे, लेकिन हम उम्मीद ना रखें, क्योंकि मैंने बताया कि उन्होंने कानून ही ऐसे बना दिए कि इनके अदालतों के अंदर लगाए हुए लोग हुकूमती लोग होंगे, तो फिर हुकूमती लोग हुकूमत के खिलाफ कैसे फैसला देंगे? एक बंदे को जब मैंने अपॉइंट किया तो वो मेरे खिलाफ किस तरह से फैसला दे सकता है? तो अब इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, अपने इस वतन को, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, इंसाफ के निज़ाम को कायम करने के लिए हमें निकलना होगा। आखिर में मैं चंद एक इशारे हैं, उन्हीं पे अपने आज के इस आपसे जो बात है वीलॉग का इख्तिताम करूँगा कि ये हालात अब कैसे ठीक होंगे। जबर का मौसम कब बदलेगा? हम बदलेंगे तब बदलेगा। सारी उम्र ये आस रही है, अब बदलेगा, अब बदलेगा। महकूमों को मिलेगी शाही, एक दिन सबका सब बदलेगा। मेरी उम्र तो बीत गई है, अपना क्या अब डब बदलेगा। जबर का मौसम कब बदलेगा? हम बदलेंगे तब बदलेगा। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल 121। बहुत शुक्रिया।